साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 का आयोजन कल 25 जून 2023 को हो गया है। ठीक है, तो इसके पेपर के सेट बी के पार्ट बी की आंसर की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, ये है खंड ब यानी पार्ट बी, विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पर 51, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, सत्यता, निजता, गोपनीयता और निष्ठा निम्नलिखित में से किसके 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं? ठीक है, देखिए इसके ये जो तत्व हैं, 4 महत्वपूर्ण तत्व नैतिक नियमों के हैं। ठीक है, नैतिक नियमों के, बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? देखिए, इसका जो मूलभूत सिद्धांत इसमें नहीं है वो है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये जो है इसमें शामिल नहीं है मूलभूत सिद्धांतों में। ठीक है, चलिए आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों में टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका रेशियो जो है वो होगा 25:1। ठीक है, 25:1 हो जाएगा। यहाँ आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पूछा गया है, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृति ने अच्छी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, जिसे NEP 2020 वापस लाना चाहती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? बाण भट्ट की कादंबरी। ठीक है, इसके आधार पर ये NEP 2020 इसको वापस लाना चाहती है कि अच्छी शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा PG यानी स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर प्रोग्राम कह सकते हो का सही प्रारूप नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 4 वर्षों का पाठ्यक्रम। ठीक है, ये एक अच्छी सही मतलब PG कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए क्या होता है कि आमतौर पे क्या होता है कि देखिए जैसे 4 वर्ष और 2 वर्ष का, जैसे 3 और 2 का होता है एक्चुअली। ठीक है, 3 और 2 का हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष का और 2 वर्ष का, मतलब 3 का UG और 2 का PG, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, 4 का होता है, 4 + 1 हो जाता है ना, UG, इस तरह से UG PG। और डायरेक्ट 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है ना। 4 वर्षों का कोई PG कार्यक्रम जो है नहीं होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 56। देखिए, ये कह रहे हैं NEP 2020 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों के क्लस्टर या नॉलेज हब में कितने न्यूनतम छात्र होंगे? ठीक है, देखिए तो इसमें होंगे 3000। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 57। देखिए, ये कह रहे हैं कि MERU, ठीक है, मेरू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया था इसको। तो मेरू की स्थापना का उद्देश्य था बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 58। कह रहे हैं NEP के अनुसार किस अंतराल पर NCFSE दस्तावेज की समीक्षा एवं अद्यतन किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो है अपडेशन किया जाएगा 5 से
10 वर्षों में। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए 59, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि एनईपी के अनुसार किसी विषय विशेष में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए बीएड का कौन सा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए उसके लिए प्रावधान, या यूँ कहें कि कौन सा कार्यक्रम है, 1 वर्ष वाला बीएड कार्यक्रम निश्चित किया गया है। ठीक है, तो ए आंसर सही होगा, ये गलत है। ठीक है, इन्होंने ये गलत टिक किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला 60, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, एनईपी के अनुसार अनुवाद विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की जाती है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए कौन सी संस्था है, तो वो संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला है 61। देखिए तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 62। ठीक है, देखिए 62 क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि देखिए मध्य प्रदेश एएफआरसी का सभापति कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश एएफआरसी, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य सरकार के प्रमुख स्तर का, प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी, ये सभी जो है हो सकते हैं। तो जो नहीं होगा वो कौन होगा, राज्य सरकार के उप सचिव स्तर का अधिकारी। ठीक है, ये जो है सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए 63 को हम मिलाएंगे। देखिए ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, यानी कि एएफआरसी द्वारा फीस निर्धारण का मापदंड कौन सा नहीं है। देखिए साथियों, इसके लिए क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता का आधार, ये जो है आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र के आधार पर आप जो है एएफआरसी गठित नहीं करेंगे या फीस निर्धारित नहीं करेंगे। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा 63 का। ठीक है, चलिए 64 देख लेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हेड कौन होता है, कुलाधिपति। ठीक है, द चांसलर। ठीक है, ये चलिए 65 देख लेंगे। 65 में क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, यानी कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पहले परिनियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन बनाता है, देखिए वो बनाता है विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा। ठीक है, गवर्निंग बॉडी उसको जो कहते हैं वो बनाती है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 देखेंगे। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। देखिए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, तो देखिए इसको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला 67। तो 67 क्या है, देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी है, तो हम जानते हैं 70 वर्ष इसकी आयु सीमा होती है। ठीक है, 6 वर्ष और 70 वर्ष होता है। चलिए 68 देख लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी कमीशन का सदस्य निम्न में से कौन होता है। ठीक है, देखिए ये जो है आयुक्त जनजाति विकास मध्य प्रदेश। ठीक है, ये होता है सी, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए 69। देखिए 69 क्या है, मध्य प्रदेश राज्य माइनॉरिटी कमीशन का कौन सा सदस्य या अध्यक्ष किसे संबोधित करते हुए स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा। ठीक है, तो ये अपना इस्तीफा जो है वो राज्य सरकार को संबोधित करके दे देंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के नाम अपना लेटर
इस्तीफा का लेटर या इस्तीफा का रेजिग्नेशन लेटर लिख देंगे, ठीक है। चलिए 69 बाद 70 देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अशासकीय सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं? ये सब हमने पढ़ा था। 3 वर्ष की नियुक्ति के लिए, 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति किए जाते हैं, ठीक है। 70 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 71। देखिए, मध्य प्रदेश शासन में राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में किस केस से संबंधित दिए गए निर्देश के पालन में किया गया है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 72, ठीक है। देखिए 72 क्या है? देखिए, कौन सा उन्नत भारत अभियान के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक नहीं है? ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ग्रामीण विकास कार्यों में परिवर्तनकारी बदलाव को प्रारंभ करना, ठीक है। तो ये आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 73। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? देखिए इसमें जो है ये डी आंसर है, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, यानी कि एक्सपर्ट्स की नियुक्ति करना, ये हायर इंस्टीट्यूट्स में जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसमें नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। चलिए 74 देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत हुई है दिसंबर 2014 में, ठीक है। 74 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 75 देखते हैं। देखिए दोस्तों 75 क्या है? देखिए ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक के बारे में सही हैं? ठीक है, तो सही हैं की बात कर रहे हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए अब देखने में आ रहा है पूरा। तो देखिए नैक के बारे में क्या सही है पूछा, तो इसका मुख्यालय इंदौर में है, ये गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं? नहीं, इसका एक भी कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, एक ही मुख्यालय है, वो भी बेंगलोर में। इसे उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करने और मान्यता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये सही है। यह एक स्वायत्त संस्था है, तो हाँ ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 3 एवं मतलब 3rd and 4th, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का ए, ठीक है। चलिए 76 देखते हैं। देखिए 76 क्या कह रहे हैं ये? देखिए दोस्तों 76 में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्वयं का सिद्धांत नहीं है? देखिए दोस्तों स्वयं के जो सिद्धांत थे वो थे अधिगम, समानता, गुणवत्ता। पारदर्शिता इसमें नहीं था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। 76 का डी हो जाएगा। 77 देखते हैं। कौन सा विकल्प यूनेस्को द्वारा सुझाए गए शिक्षा के स्तंभों को इंगित करता है? देखिए साथियों, जानना सीखना, एक साथ जीना सीखना, करना सीखना, है ना। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। 77 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 देखते हैं। देखिए 78 में क्या कह रहे हैं? निम्न में से किसकी एनआईसी में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ई कोर्ट्स, ई ट्रांसपोर्ट और ये खेल प्रशासन, इनमें एनआईसी जो है के माध्यम से काम किया जाता है, ठीक है। चलिए 79 देखते हैं। देखिए दोस्तों 79 जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, NPTEL का फुल फॉर्म। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ए आंसर इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, ए, ठीक है। 79 का ए। 80 देखते हैं। 80 में देखेंगे आप तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त सभी।
मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, डी। चलिए 81 देखते हैं अब। देखिए साथियों 81 में जो है, देखिए क्या पूछ रहे हैं, नैक द्वारा प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वो कितने साल तक वैलिड रहता है, ये पूछ रहे हैं। तो वो 5 वर्ष तक वैलिड रहता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 82 देखेंगे। देखिए एमपीपीएससी के गठन की बात कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी का गठन जो है वो हम जानते हैं अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 83 देखेंगे। देखिए कह रहे हैं कि देखिए 1 नवंबर 1956 से पहले भोपाल राज्य में सिविल सर्विस की भर्ती परीक्षाएं कौन कराता था। तो देखिए ये जो है मध्य भारत आयोग जो है कराता था, ठीक है, परीक्षा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 84। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार पर मुकदमा, तो देखिए अनुच्छेद 300 के तहत भारत सरकार पर मुकदमा आप दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, 84 का बी, ठीक है। अब देखिए 85 देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था के प्रशासन में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये डी ही आंसर होगा, प्रत्यायोजित विधान, ठीक है, डी। चलिए आगे देखेंगे 86 क्या है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। देखिए साथियों राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15(1) में उल्लिखित है, ठीक है, किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 87। तो ये क्या कह रहे हैं 87 में, देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम को किस वर्ष प्रभावशील बनाया गया। देखिए तो ये किया गया था 2006 में, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा 87 का। चलिए 88 देखिए 88 में क्या कह रहे हैं। देखिए सीएम हेल्पलाइन को कब शुरू किया गया ये पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये जो है 31 जुलाई 2014 को शुरू की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं 89। देखिए दोस्तों 89 में पूछा गया है सीएम हेल्पलाइन को किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो देखिए सीएम हेल्पलाइन को लोक सेवा प्रबंधन विभाग, ठीक है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 90 देखते हैं। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की किस धारा के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी शास्ति आरोपित करने हेतु अधिकृत है, ठीक है। देखिए तो ये है धारा 7(1) के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला है 91। देखिए 91 में ये पूछा गया है कि जो लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम है उसका संशोधन 2021 में हुआ, तो उसकी धारा 2H में उल्लिखित शब्द कपट से अभिप्रेत कृत्य निम्नलिखित में से किस में परिभाषित है, ठीक है। तो देखिए यह है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 17, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। चलिए 92 देखते हैं। 92 में है एक विश्वविद्यालय के किसी संकाय के अध्यक्ष के कार्य हो, तो इसमें जो है ये सभी कार्य हैं, ठीक है, ये डी आंसर है इसका, ठीक है। 92 में ये सभी कार्य प्रशासन परीक्षा तथा छात्र कल्याण के कार्य से, शिक्षण एवं शोध के मानकों के संधारण से, खेलकूद सांस्कृतिक एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से, ये सभी जो है कार्यों से ये फैकल्टी ऑफ जो है एक यूनिवर्सिटी की फैकल्टी या यूँ कहें कि संकाय का अध्यक्ष है वो सभी इनसे संबंधित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। 93 में क्या है, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973। तो इसके लिए किस लिए लाया गया था।
तो देखिए उसमें सीधा सीधा है संगठन एवं प्रशासन, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 94 देखते हैं, 94 क्या है। देखिए कह रहे हैं राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है क्षेत्राधिकार कौन सा है। देखिए ये जो है छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला 95 में ये कह रहे हैं कि राज्य विश्वविद्यालय के किसी स्थायी एवं योग्य संकाय अध्यक्ष को शोध पर्यवेक्षक हेतु नियुक्त किया जा सकता है। तो ये जो है एकेडमिक काउंसिल के अनुमोदन पर, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अब देखते हैं 96, ठीक है, देखिए 96 क्वेश्चन नंबर 96 ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाहर किसी तरह के शिक्षण या शोध कार्य के प्रस्ताव परीक्षण हेतु बनी संबंधित समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। देखिए साथियों इसमें जो है रजिस्ट्रार का काम इसमें नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए 97 में ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा में सीधी भर्ती के अंतर्गत विज्ञापित पदों में से एससी तथा एसटी के उम्मीदवारों के लिए संयुक्त रूप से आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है एक्चुअल में देखा जाए तो इनकी जो संख्या है वो फिक्स कर दी गई है कि एससी में इतने होंगे और एसटी में इतने होंगे, तो इसमें जो है सी आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। बाकी आयोग के अनुसार देखते हैं क्या इसका आंसर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हम मान रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं 98। मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के अनुसार एससी एसटी से तात्पर्य होगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, देखिए संविधान के अनुच्छेद 366, 24 एवं 25 में वर्णित है। ठीक है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा 98 का। आगे देखेंगे अब, देखिए 99। देखिए गणपूर्ति पूछी गई है, एकेडमिक काउंसिल की गणपूर्ति। तो देखिए ये तो हमने पढ़ लिया था, बार बार पढ़ा था, एकेडमिक काउंसिल की गणपूर्ति 12 सदस्यों से होगी। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, बहुत ही सरल से क्वेश्चन है। अगला है मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रिपोर्ट तैयार करनी है। एनुअल रिपोर्ट के निर्माण एवं निर्देशन का दायित्व किसका है। देखिए ये जो है किसका होता है, तो कार्यकारी परिषद इसको जो है निर्देश देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 101। देखिए 101 में क्या है, मध्य प्रदेश में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति हेतु कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो असत्य कथन है वो है सी। ठीक है, इस हेतु बनी चयन समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका 101 का आंसर वो सी होगा। ठीक है, चलिए 102 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो ये देखिए हमने डिस्कस किया था, ये हैस पिस करके है ना, ऐसे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये तो ये वर्ल्ड बैंक है ना इसका आंसर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 103 यानी कि 103। तो मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है। देखिए दोस्तों इसको किया गया है 1973। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1973 हो जाएगा, डी, यानी 103 का डी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 104 क्वेश्चन नंबर 104। ये कह रहे हैं कि कृषि संस्थानों का प्रत्यायन किस परिषद द्वारा किया जाता है। तो वो नैक द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 105 देखते हैं। 105 ये है
तो ये क्या कह रहे हैं कि राज्यों का कौन सा समूह भोपाल में स्थित यूजीसी के केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार में आता है? देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। देखिए एआईसीटी के केंद्रीय क्षेत्रीय समिति का कार्यालय मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? एआईसीटी का कार्यालय भोपाल में स्थित है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एनसीटीई की बात कर रहा है। एनसीटीई किस मध्य प्रदेश एनसीटीई किस क्षेत्रीय समिति का हिस्सा है? तो ये जो है पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, ठीक है, इसका हिस्सा है, सी आंसर होगा। अगला है देखिए अटारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अटारी कहाँ स्थित है? देखिए जबलपुर में स्थित है। ठीक है, ए आंसर आ जाएगा इसका। अगला देखते हैं 109। देखिए ये कह रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से बनाया गया था? तो ये जो है यूनेस्को की सहायता से इसको बनाया गया था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 110। तो 110 में क्या है? ये कह रहे हैं IISER मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए एम्प्री, ये एम्प्री की बात कर रहा है। तो एम्प्री कहाँ स्थित? एम्प्री को पहले किस नाम से जानते थे? देखिए रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, तो इसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से एम्प्री को जाना जाता था। ठीक है, चलिए 112 देखते हैं। 112 में क्या कह रहे हैं? देखिए विश्वविद्यालय के वित्त और संपत्तियों का नियंत्रण इनमें से किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? ठीक है, देखिए तो ये किसका कार्य है? यह है कार्यकारी परिषद। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी, 112 का सी। चलिए 113 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 113, क्या कह रहे हैं? विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग के प्रमुख, है ना, इनमें से किसकी स्थिति एक महत्वपूर्ण पद है? देखिए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये जो है रजिस्ट्रार, ठीक है, कुल सचिव। ठीक है, 113 का बी हो जाएगा। ठीक, 114 देखते हैं। विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों के प्रबंधक कौन हैं? देखिए दोस्तों विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों के प्रबंधक होते हैं वित्त अधिकारी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर। चलिए 115 देखते हैं। यूजीसी की औपचारिक, ये एक तरीके से बोल रहे हैं कि सामाजिक निकाय यूजीसी को कब बनाया गया? तो ये दिसंबर 1956 में इसको बनाया गया था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 116 देखते हैं। देखिए 116 में क्या कह रहे हैं? कुलपति के नियंत्रण के अध्ययन किसका कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश, जिसमें न्यास और दान संपत्ति शामिल है, को धारण और प्रबंधित करें। ठीक है, तो ये काम भी किसका है? देखिए ये वित्तीय नियंत्रक का काम है। ठीक है, वित्त अधिकारी या वित्तीय नियंत्रक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 117 देखते हैं। देखिए कुल सचिव के नियंत्रणानुसार आय एकत्र करना, भुगतानों को वितरित करना और विश्वविद्यालय के खातों को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो देखिए ये काम जो है, यह काम भी किसका है? वित्त अधिकारी का या वित्तीय नियंत्रक का होता है। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 118। देखिए इनमें से कौन है ना, तो ये कौन व्यक्ति होगा जो कौन, जैसे समकुलपति, निदेशक, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड या कुल सचिव में से कुलपति को सौंपे गए क्षेत्रों से उसके उत्तरदायित्वों को साझा करने की अपेक्षा, देखिए यहाँ पर जो है कुलपति को समकुलपति जब कोई काम सौंपे तो ये बन सकती है बात। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए 118 का ए। 119 देखते हैं। बजट के ढांचे के भीतर उसके निष्पादन की दृष्टि से विद्या परिषद के सभी प्रस्तावों की जांच कराने का कर्तव्य किसका है? ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा?
ए आंसर हो जाएगा, कार्यकारी परिषद। ठीक है, बजट को देखिए। चलिए अगला देखते हैं 120। देखिए कह रहा है कि विश्वविद्यालय के आय व्यय की समीक्षा करने का कर्तव्य किसका है। देखिए दोस्तों, आय व्यय की समीक्षा कौन करता है? वित्त समिति। ठीक है, वित्त समिति करेगी, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए एक परिनियम तैयार करते समय विश्वविद्यालय की सबसे अच्छी विधियां किसके द्वारा तैयार की जाएंगी। देखिए ये कौन करेगा? ये समन्वय समिति का काम है। ठीक है, सी हो जाएगा, 121 का सी। 122 देखते हैं। देखिए कह रहे हैं फर्म के वित्तीय स्रोतों के नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रबंधकीय गतिविधि कहलाती है वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 123। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए लाभ अधिकतमीकरण, ये सब होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 124 देखते हैं। लचीला बजट संबंधित होता है। देखिए व्यय और लागत दोनों से संबंधित होता है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 125 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अर्धविकसित राष्ट्रों को सार्वजनिक ऋण लेने के लिए निम्न में से किसका सहारा लेना पड़ता है। तो किसका सहारा लेना पड़ता है? देखिए करारोपण, अनिवार्य ऋण एवं मुद्रा प्रसार का। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 126 देखते हैं। निम्न में से सही कथन चुनिए। देखिए अंकेक्षण संपूर्ण चित्रण को नहीं बताती है। अंकेक्षण का प्रारंभ लेखांकन के अंत से होता है। अंकेक्षण कोई गारंटी नहीं देता है, सभी सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 127 देखिए। देखिए भारत में कैग की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, तो कैग की नियुक्ति हम सब जान रहे हैं, धारा 148 राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए भारत में अंकेक्षण को लेखांकन से कब और किसके द्वारा अलग किया गया था? देखिए दोस्तों, ये किया गया था 1976 में केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 129 देखते हैं। लोक लेखों की विशेषताओं में से एक है। देखिए लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट्स। तो पब्लिक अकाउंट्स के लिए ये क्या है? इनकी एक सेंट्रलाइज्ड प्रणाली यानी क्या है? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इसका होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 129 का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए 130 क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। तो किस पर लागू नहीं होता है मध्य प्रदेश भंडार क्रय? देखिए ये जो है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं कारीगरों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के क्रय विक्रय पर। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 131 देखते हैं। 131 देखिए मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम के अंतर्गत सीमित निविदा पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, देखिए सीमित निविदा यानी कि लिमिटेड टेंडर प्रोसीजर कब लिया जाता है? जब क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य 5 लाख रुपए तक हो। ठीक है, सी आंसर इसका आ जाएगा। चलिए 132 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मूल्यांकन का सही चित्रण है? देखिए इसके लिए जो है जो आंसर है वो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्णय। ठीक है, चलिए 133 देखें। 133 देखिए 133 में कह रहे हैं कौन सा एक छात्र की ग्रेडिंग का आवश्यक पहलू नहीं है? तो ये जो है पक्षपात। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, 133 का डी। 134 देखते हैं। देखिए BAR के लर्निंग स्टाइल मॉडल किसने दिया था? नील डी फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, ए आंसर इसका हो जाएगा। 135 देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शामिल इसमें नहीं है। क्या नहीं है? प्रचार करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 136 होकांसन और हुपर के अनुसार शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? देखिए 5 स्तर होते हैं। सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद देखते हैं 137 137। ठीक है, देखिए 137 में क्या है, ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा रिसर्च विधियों में शामिल। तो रिसर्च, जो रिसर्च मेथड होते हैं उनमें क्या है, सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग से आप रिसर्च करते हैं। चलिए अगला देखते हैं 138। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सामाजिक संपर्क मॉडल का हिस्सा नहीं है। देखिए प्रोग्राम्ड मॉडल। ठीक है, ये सोशल कॉन्टैक्ट के लिए जो है पार्ट नहीं, सोशल इंटरेक्शन मॉडल नहीं है ये। ठीक है, चलिए 139 देखते हैं। क्लास में सीखने के विभिन्न तरीकों में से कौन से सीखने के तरीके को सभी प्रकार के सीखने के लिए एक बुनियादी आवश्यक माना जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है अवलोकन द्वारा सीखना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से। 139 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। ठीक है, चलिए 140 देखिए 140 में पूछ रहे हैं कि NCERT की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। देखिए दोस्तों NCERT की स्थापना की गई थी 1961 में। ठीक है, 1961 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 141 क्वेश्चन नंबर। ये पैराग्राफ है, पैसेज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पैसेज पढ़ने के बाद आंसर्स मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला है 141। ठीक है, तो 141 का क्या क्वेश्चन है, विश्व शांति प्राप्त करना एक सामूहिक जिम्मेदारी क्यों है। ठीक है, देखिए इसका आंसर है सी। ठीक है, क्योंकि इसमें समाज के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 141 का सी। अगला देखते हैं 142। शांति को बढ़ावा देने में युवा लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वे अक्सर हिंसा और अस्थिरता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 142 का बी। 143 देखेंगे, वह तरीका क्या है। देखिए 143। ठीक है, तो 143 का आंसर क्या है, सी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता की वकालत करके। 144 की बात करें तो देखिए 144 का सी हो जाएगा। और 145 को देख लेंगे तो 145 का सी हो जाएगा। ठीक है, उन्हें उपकरण और वो संसाधन प्रदान करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, ये इंग्लिश का पैसेज है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए 146 के लिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए। ठीक है, पहला वाला आंसर हो जाएगा 146 का। 147 देखेंगे, 147 के लिए सी आंसर हो जाएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सी। 148 देख लेंगे। देखिए 148 में जो है डी आंसर हो जाएगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, इसके बाद है 149। तो 149 में जो है आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये चारों सही हैं। लास्ट है, देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा है, हु हैज़ डेवलप्ड सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो इसी में दिया गया है, तो ये एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा, 150 का सी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये पेपर हो गया सहायक कुल सचिव। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो इसके हमने अभी अभी सभी आंसर्स को देखा एक एक करके। तो ये संभव है कि एक आध क्वेश्चन का आंसर आयोग के आंसर से अलग हो। ठीक है, तो इसको लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ठीक है, रफ एक आइडिया हो जाएगा कि इतने आपके आंसर सही हैं और इतने आंसर्स सही नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।